हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। आज हमारे पास एक गोदरेज कंपनी की सिंगल डोर फ्रिज आई हुई है जो कि 190 लीटर की है। दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम है कि इसमें हमने प्रेशर डाला था कल और प्रेशर डाल के होल्ड कर दिया था। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लीकेज किसमें है? अंदर लीकेज है यानी एवापरेटर में, या फिर बाहर लीकेज है कंडेंसर में। इसमें देखिए, हमने प्रेशर डाला था एवापरेटर में 60 psi डाला था जो कि बिल्कुल जीरो पे आ गई सुई, और कंडेंसर में 100 डाला था जो कि 70 पे आ गई है। यानी कि एवापरेटर में पूरा लीकेज है और कंडेंसर में माइनर लीकेज है। इससे हमको जो है दोनों बदलना पड़ेगा। जब दोनों बदलेंगे तभी जो है इसमें गैस चार्ज करेंगे। अब देखिए, इसमें 600 नंबर गैस पड़ी हुई है। अब 600 नंबर गैस पड़ी हुई है तो इसमें हमको 600 नंबर ही गैस डालना है। अब देखिए, इसके लिए हमको कंडेंसर को निकालना होगा और इवापरेटर को भी निकालना होगा। देखिए, हम यहाँ पे कंडेंसर को निकाल रहे हैं जो कि बाहर लगा होता है। बड़ी मशक्कत से निकालना पड़ता है थोड़ा सा। इसमें देखिए प्लास्टिक का लगा हुआ है, किसी किसी में लोहे का लगा होता है। इसको देखिए थोड़ा सा मेहनत लगती है और थोड़ा सा टाइम लगता है। सावधानी पूर्वक निकालना होता है। चोट न लगे, सावधानी पूर्वक निकालिए। देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब इवापरेटर को भी बाहर निकालेंगे। कंडेंसर को तो हमने बाहर निकाल लिया, अब इवापरेटर को भी बाहर निकालेंगे। इवापरेटर को निकालने के लिए इसमें देखिए ऊपर दो स्क्रू लगा होता है जो कि बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। किसी किसी में स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं, किसी किसी में टी से खोलते हैं। देखिए 10 नंबर टी यहाँ पे लगी हुई है, उससे खोल रहे हैं। 10 नंबर स्क्रू लगा हुआ है जो कि हम टी की मदद से खोलेंगे। अब दोनों साइड लगा होता है, दोनों साइड हम जो है टी से खोल लेंगे। आराम आराम से खोलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जल्दीबाजी करने से चोट भी लग सकती है और डैमेज भी हो सकता है। पार्ट बहुत ही नाजुक होता है। अब देखिए, इसको हम 10 नंबर टी से खोल रहे हैं। बहुत ही आसानी से खुल जाता है, ज़्यादा मेहनत इसमें लगती नहीं है और बहुत ही आसान होता है इसको खोलना। अब देखिए, इसको हम जो है 10 नंबर टी लगा करके इसको हम खोल लिए हैं। इसको खोल लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर से, या फिर स्क्रू लगा होगा तो स्क्रू ड्राइवर से, टी लगी होगी तो टी से, यानी कि 10 नंबर स्क्रू लगा होगा तो टी से खोल लेंगे। खोलने के बाद पीछे जो इसकी पाइप अंडरग्राउंड होती है वो निकल नहीं पाएगी। बिल्कुल करीब से हम इसको काट लेंगे, जो कि अभी देखिए इसको हम निकाल रहे हैं। निकाल करके अब उसको काटेंगे। अब देखिए, काटने के लिए एक चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास ट्यूब कटर नहीं है तो आप नोज प्लायर से भी काट सकते हैं, लेकिन ट्यूब कटर से ही काटें तो बेहतर होगा। जैसे कि देखिए, अभी पहले इसका आगे का जो है डोर जो होता है इवापरेटर का, वो निकाले हैं। उसके बाद इसको हम जो है निकालेंगे पीछे से। अब देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल करके ट्यूब कटर की मदद से पीछे उसको हम काटेंगे। पीछे जब काटेंगे ना दोस्तों, तो उसके बाद काट करके इसको अलग कर देंगे। फिर जो है दूसरा जो हम एवापरेटर इसमें फिट करेंगे। दूसरा एवापरेटर बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस साइज का एवापरेटर है आपका, आपको जो है इसमें लग नहीं पाएगा। ये देखिए, बीच में आप लोग सोच रहे होंगे स्क्रू कैसा खोला जा रहा है। बीच में एक स्क्रू होता है जो कि इससे थर्मोस्टेट की पूंछ कनेक्ट होती है, जो कि कूलिंग आवश्यकता से अधिक करने पर कट करता है, जो कि थर्मोस्टेट की पूंछ होती है। अब देखिए, उसको हम खोल लिए थर्मोस्टेट की पूंछ को। अब इसको देखिए पीछे हाथ करके इसको आसानी से आगे खींच लेंगे। आसानी से आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर ट्यूब कटर की मदद से इसको आसानी से काट लेंगे। अब देखिए, इसको हम काट लिए हैं और काट के बाहर निकाल दिए हैं। और सेम साइज का लगाना हमको। अगर डिफरेंट साइज का रहेगा तो लगेगा नहीं ये ऑपरेटर। बिल्कुल सेम साइज का हम मार्केट से लेकर आए हैं। उसके बाद देखिए, इसमें पहले जो अंडरग्राउंडिंग होती है, फिर अंडरग्राउंड जो है नहीं हो पाती पाइप, इसको हम डायरेक्ट बैक टू बैक होल करके निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे होल कर दिया है, जो कि जितना एवापरेटर की पाइप जितनी होती है, कैपिलरी और पाइप जितनी मोटी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होल करें ताकि आसानी से चली जाए और उसमें खरोच लगने की दिक्कत ना हो। अब देखिए, आगे से और पीछे दोनों ओर से हमने मशक्कत के करके इसको सही से बिल्कुल होल कर दिया है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, पीछे जो है थोड़ा सा, अंदर तो थर्मोकोल होता है लेकिन थोड़ा सा बाहर लोहा टाइप होता है, एल्युमिनियम। इसमें खरोच लगने की डर होती है, जिसको हम हथौड़ी से थोड़ा सा सीधा कर लेंगे या एक मार या रेती मार लेंगे, जिससे कि
वो बिल्कुल उसमें से जो कॉर्नर टाइप लगा रहेगा, खरोच टाइप, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, और आपकी कैपिलरी या आपकी इवापोरेटर की पाइप डैमेज होने की संभावना कम रहेगी, जैसे कि यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद देखिए इवापोरेटर की पाइप को सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसमें घुमा करके लगी होती है, उसको सीधा करेंगे तभी तो बाहर डाल पाएंगे। अब सीधा करके बाहर हम पाइप डाल रहे हैं। देखिए बाहर पाइप डाल दिए हैं, बाहर निकल गई है, अंदर पूरा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हमने दोनों स्क्रू को अंदर कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए इसमें हम कंडेंसर के आउटपुट को इसमें जोड़ेंगे डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर को कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद कंडेंसर के दूसरे सिरे को हम फिल्टर से कनेक्ट करेंगे। फिल्टर से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा रिगमार्क का प्रयोग करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो भी पेंट वगैरह लगा होता है कंडेंसर में वो छूट जाए, ताकि बेहतर ढंग से यहाँ पे ब्रेजिंग हो सके। उसके लिए देखिए हमने इसको वहाँ पे कनेक्ट कर दिया फिल्टर को। अब देखिए फिल्टर में 2 होल होता है, एक में तो कंडेंसर की लाइन जो है कनेक्ट करेंगे तथा दूसरे को पिंच कर देंगे। पिंच करने के बाद यहाँ पे ब्रेजिंग कर रहे हैं। कंडेंसर और फिल्टर की ब्रेजिंग करते समय एक चीज की सावधानी जरूर करनी है दोस्तों। एक चीज की सावधानी ये करनी है कि यहाँ पे कंडेंसर तो लोहा है और फिल्टर कापर है, तो लोहा और कापर जोड़ते समय हमें फ्लक्स पाउडर और ब्रेजिंग राड दोनों का यूज करना है। हम यहाँ पे ब्रेजिंग राड और फ्लक्स पाउडर दोनों का यूज किए हैं, और उससे क्या होगा कि फिल्टर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें कनेक्ट होगा, लीकेज की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए कैपिलरी इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, कैपिलरी फिल्टर में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेजिंग राड से ही हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स पाउडर यूज नहीं करना है, क्योंकि कैपिलरी भी कापर की है और हमारा फिल्टर भी कापर का है। यहाँ पे ब्लो लैंप से हीट करके ब्रेजिंग राड का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, हीट करके इस पे चिपका देंगे। एक चीज का और ध्यान देना है, फिल्टर बिल्कुल पूरा पूरा अंदर कैपिलरी जो है फिल्टर में नहीं डालना है, थोड़ा सा पूरा डाल करके हल्का सा बाहर निकाल लेना है, ताकि वो हमारा कैपिलरी ब्लॉक ना हो जाए। थोड़ा सा बाहर रहेगी, प्रेशर जाएगा तभी फिल्टर से छन के जाएगा, नहीं तो पूरा सट जाएगा, वो प्रेशर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बहुत पतली होती है। यहाँ देखिए हमने ब्रेजिंग राड के द्वारा और कैपिलरी को फिल्टर से कनेक्ट कर दिया है, और इसको थोड़ा सा पानी से ठंडा कर लेंगे। इसको जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब देखिए आपका एक पॉइंट बचा होता है, जो कि सक्शन लाइन में एवापोरेटर से जो पाइप आई होती है उसको जोड़ेंगे। इसके जोड़ने के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको घुमाना होता है, क्योंकि ये पाइप बहुत ही कमजोर होती है। अगर सावधानी नहीं करेंगे तो पाइप पिंच होने की संभावना होती है। तो सावधानी पूर्वक आप जो है इसका काम करिएगा। तो सावधानी पूर्वक देखिए हमने बहुत ही मेहनत करके इसको राउंडिंग करके इसमें लाके कनेक्ट किया है। इसमें कनेक्ट करने के बाद हम जो है इसको हीट करके ब्रेजिंग राड से इसकी ब्रेजिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कापर दोनों है, जो कि हमारे कंप्रेसर से भी निकला हुआ है, और हमारी जो वो एवापोरेटर की पाइप है वो तो एल्युमिनियम की होती है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कापर कनेक्ट होता है, जो कि आसानी से यहाँ पे ब्रेजिंग हो सके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसकी ब्रेजिंग करना शुरू कर दिया है। इसकी ब्रेजिंग करते समय थोड़ा सा इसमें बहुत ही इजी होता है ब्रेजिंग करना। एक चीज ध्यान देना होता है कि हीट जो है जितना जरूरी हो उतना ही करें। बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो पाइप कमज़ोर होके मतलब जल करके बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, पिघल के नीचे भी टपक सकती है। लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही हीट करें, उसको ब्रेजिंग राड से बेहतर ढंग से उसको चारों तरफ घुमा दें, ताकि कहीं से लीक की संभावना ना हो। देखिए इसकी ब्रेजिंग हो गई है, और नीचे एक हमने कापर और कनेक्ट किया था, पाइप थोड़ी छोटी पड़ गई थी, अब उसकी ब्रेजिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी ब्रेजिंग करने के बाद फिर इसमें हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके फिर जो है उसमें गैस डालेंगे। दोस्तों इसमें 600 नंबर गैस है, इस फ्रिज में 600 नंबर गैस है, तो हम इसमें 600 नंबर ही गैस डालेंगे। अगर आपके पास 600 नंबर गैस नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे,
तो आप इसका ऑयल चेंज करके, ऑयल चेंज करेंगे कंप्रेसर का, उसके बाद ही दूसरा कोई गैस डाल सकते हैं। अगर ऑयल चेंज किए बिना दूसरा गैस डालेंगे तो कंप्रेसर फट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी लापरवाही कभी ना करें। जिस फ्रिज में या जिस सिस्टम में जो गैस पड़ी हो, हम वही गैस ही डालें तो बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 600 नंबर गैस पड़ी हुई है, इसमें हम जो है 600 नंबर ही गैस डालेंगे। अब एक चीज और जान लीजिए दोस्तों कि गैस लीकेज कैसी होती है, गैस कितने दिनों तक चलती है। बहुत दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर गैस लीकेज कैसे होती है, या फिर गैस की लाइफ कितनी होती, कितने दिन तक चलती है। तो गैस देखिए लाइफ बहुत होती है। गैस जब तक लीकेज या चोकिंग प्रॉब्लम नहीं होती सिस्टम में, गैस खत्म नहीं होती है। अब देखिए लीकेज कैसे होता है, जैसे इवापोरेटर हमारा कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, कंडेंसर लोहा या कॉपर का बना होता है। तो जैसे जब कुछ दिन उसमें गैस रनिंग करती है तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा और ये हमारा सिस्टम पुराना हो गया होगा, कंडेंसर के बाहर से जंग लग गए होंगे, तो वो परत कमज़ोर हो जाती है। जहाँ से कमज़ोर पड़ता है वहाँ से गैस प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाती है, वहाँ पे लीकेज हो जाता है। इसी प्रकार जो है हम लीकेज को ढूंढने के लिए प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद जिस सिस्टम में लीकेज होता है उसको बदल देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो रही सावधानी और जानकारी की बातें। अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रिज को जो है सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन को बेहतरीन ढंग से ब्रेजिंग कर दिया है। अब जो हम इसकी वैक्यूम करेंगे। सिस्टम को में वैक्यूम किस लिए करते हैं, वैक्यूम करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर नमी और कचरा जो भी बाहरी हवा है सब बाहर निकल जाए, उसके बाद गैस डालें। यदि वैक्यूम नहीं करेंगे वैक्यूम पंप के द्वारा, हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा। जब चोक हो जाएगा तो कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो जो गैस होती है यार 134 या 600 या फिर कोई भी रेफ्रिजरेंट गैस जो होती है, वो बाहरी हवा के संपर्क में आने पर जो है चोक हो जाती है। सिस्टम में बाहरी हवा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमने वैक्यूम लगा दिया है और वैक्यूम 30 मिनट तक करेंगे, यानी आधे घंटे तक वैक्यूम करेंगे। जब आधे घंटे वैक्यूम कर देंगे हमारी कंपाउंड गेज की सुई -30 तक चली जाएगी, तो समझ लीजिएगा कि हमारा वैक्यूम हो गया है। जब -30 तक सुई चली जाए या फिर आधे घंटे में वैक्यूम हो जाता है या -30 पे चली जाती है, तो हम जो है इसमें गैस डालेंगे। अब देखिए हमारा वैक्यूम जो है हो गया होगा, क्योंकि टाइम तो हमने आधा घंटा इसको कर दिया है। अब देखिए इसमें आधा घंटा करने के बाद वैक्यूम पंप करेंगे बंद। वैक्यूम पंप बंद करेंगे आधे घंटे के बाद, ठीक है, ताकि आधे घंटे बेहतरीन ढंग से वैक्यूम हो सके। उसके बाद इसमें गैस देखिए 600 नंबर गैस थी, तो 600 नंबर ही गैस इसमें कनेक्ट करके हम डालेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जब वैक्यूम पंप से जो पाइप निकाले हैं ना दोस्तों, तो उस पाइप में बाहरी हवा भर गई, क्योंकि बाहरी हवा किसी भी खाली स्थान में पर्याप्त भरी होती है। अब इस पाइप में जो बाहरी हवा भर गई है, अगर ये हम डायरेक्ट यहाँ से गैस ऑन करके गेज की नाप को खोलेंगे तो गैस के साथ बाहरी हवा भी चली जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हम इसको खोलेंगे। वहां से नाप खोल दिए हैं, गेज नहीं खोलेंगे। थोड़ी सा यहाँ पे देखिए हमने खोल कर बंद कर दिया। यहाँ पे खोलेंगे ताकि थोड़ी सी गैस निकल जाए, साथ ही साथ उसके साथ जो बाहरी हवा है वो भी निकल जाए। अंदर केवल प्योर गैस ही पहुंचे, जो रेफ्रिजरेंट हम चार्ज कर रहे हैं वही जाए। अब देखिए हमने यहाँ से निकाल करके बाहरी हवा के साथ गैस भी थोड़ा सा निकाल दिया है। अब इसमें शुद्ध जो है R600 गैस ही चार्ज करेंगे। इससे क्या है, हमारा सिस्टम कभी भी चोक नहीं होगा। अब देखिए हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों R600 गैस का प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर 40 होता है और रनिंग प्रेशर -1 या 0 होता है। -1 से 0 होता है। हम स्टैंडिंग प्रेशर शुरू में 20 डाल देंगे, उसके बाद सिस्टम को रनिंग अवस्था में कर देंगे। सिस्टम रनिंग अवस्था में कर देंगे जो है, फिर धीरे धीरे गैस को चढ़ाएंगे। अब देखिए हमने इसको सिस्टम में गैस को डाल दिया है, जो कि रनिंग अवस्था में छोड़ देंगे। सिस्टम रनिंग में करके धीरे धीरे गैस को डालेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए डाला जा रहा है। सिस्टम में गैस जो है 0 PSI डाल देंगे। 0 PSI डालने पर बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग करेगा। R600 नंबर गैस को 0 पे जब सुई कंपाउंड गेज की सुई 0 पर चली जाए और हमारा कंडेंसर और फिल्टर हीट होने लगे, तो आप समझ लीजिएगा आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है
और कूलिंग परफेक्ट करेगा। जितना अच्छा बाहर हीटिंग रहेगी कंडेंसर पे, उतना अच्छा अंदर कूलिंग रहेगी। अब देखिए हमारा फिल्टर पूरा हीट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत जीरो पे हमने यहाँ पे गैस को छोड़ दिया है, 0 psi इसमें गैस है। अब हमारा कंडेंसर हीट हो रहा है, तो मान लीजिए कि एवापोरेटर कूलिंग कर रहा होगा बढ़िया। तो उसके बाद हम जो है 0 psi गैस डालने के बाद, और एम्पियर मीटर भी लगाए रहेंगे। एम्पियर मीटर सिंगल डोर फ्रिज का जो है 0.5 या 0.7 तक ले सकता है एम्पियर। तो हमारा परफेक्ट 0.5 ले रहा है, यानी 0.5 एम्पियर हमारा सिस्टम लोड ले रहा है, जो कि इतना लेना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लोड लेता है तो आप जान लीजिए कंप्रेसर में खराबी हो सकती है, या फिर गैस ज़्यादा हो गई। गैस ज़्यादा डाल देंगे तब भी एम्पियर लेगा, और जो है OLP बार बार कट कर देगी। इसीलिए एम्पियर भी देखना होता है और प्रेशर भी देखना होता है। सिंगल डोर फ्रिज में 0.5 एम्पियर ले रहा है, और 0 psi 600 नंबर गैस हमने इसमें डाल दिया है। परफेक्ट कूलिंग कर रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।